अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अफसर सिद्दीकी और आप लोग इस वक्त मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटर अफसर सिद्दीकी पर। आज हम सेकेंड ईयर कॉमर्स की कमर्शियल ज्योग्राफी पढ़ेंगे और कमर्शियल ज्योग्राफी का आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है फिशरीज़ के बारे में। फिशरीज़ के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, या आप इसको सिंपल वर्ड्स पे कह लें, ऐसे क्या फिज़िकल फैक्टर्स होते हैं जो कि जिनकी बिना पे जो है किसी भी कंट्री की फिशरीज़ जो है वो उसमें इजाफा होता है या उसमें कमी होती है, या वहाँ पे जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ होती ही नहीं। ठीक है, तो कुछ हम फिज़िकल फैक्टर्स की बात करेंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर जो फिशरीज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से किन प्रिंसिपल्स पे या किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। जब हम बात करते हैं फिज़िकल फैक्टर्स फिशरी की, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है शैलो कोस्टल लाइंस ऑफ सीज। सेकंड नंबर पे इस पर हम बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में। फिर थर्ड हम इस पर बात करेंगे टर्बुलेंट वाटर के बारे में। और फोर्थ हम इस पर डिस्कस करेंगे अनड्यूलेटेड कोस्टल लाइंस के बारे में। फिर हम बात करेंगे कि फ़िश फूड क्या होता है, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे नेचर ऑफ लैंड। ठीक है, तो ये 6 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर जो है किसी भी कंट्री की फ़िशिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है या फिशरी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिपेंड करती है। इन तमाम फैक्टर्स को हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं शैलो कोस्टल लाइंस ऑफ सीज, ये क्या होती हैं। ये सब बात तो आप लोग जानते हैं कि जो दरिया होते हैं वो एक ग्लेशियर की सूरत में पिघलते हैं, फिर उसके बाद बहते हुए ये जब हमारे कोस्टल लाइन की तरफ या समंदर की जानिब आते हैं, तो ये अपने साथ बहुत सारी ग़ज़ाइयत जो हैं वो जब ये बहते हुए आ रहे होते हैं तो अपनी ज़मीन के साथ बहुत सारी ग़ज़ाइयत वो अपने साथ समेट के लेके आ रहे होते हैं। और ये तमाम ग़ज़ाइयत जो है वो दरिया के पानी के साथ साथ हमारे समंदरों के अंदर दाखिल हो जाती है। फिर जब ये दरिया का पानी समंदर में जिस जगह पे जाके मिलता है, ये जगह जो है बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती, बल्कि इसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही शैलो सरफेस होती है। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है तमाम जितनी भी मट्टी होती है, जो दरिया की मट्टी होती है, वो सब यहाँ पे आके गिरती है, जमा हो जाती है। और इस मट्टी के अंदर क्योंकि दरिया का पानी बहुत सारी जगहों से बहता हुआ आ रहा होता है, तो अपने साथ बहुत से न्यूट्रिएंट्स को इसने समेट लिया होता है। और इस जगह पे जब आके गिरता है तो ये एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है वो पानी बन जाता है। इस शैलो कोस्टल लाइन्स जो होती हैं, इन अलग-अलग इसमें हमें फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम बात कर लेते हैं शैलो सी बेड की। तो इसमें ये कह लें आप कि दरियाओं के ज़रिए जो लाया गया समंदर में पानी होता है, उसके साथ जो रेत होती है वो मुस्तकिल जो है वो शामिल होती रहती है समंदर के अंदर। ठीक है, क्योंकि दरिया का पानी किसी टाइम पे रुकना तो है नहीं, तो मुस्तकिल जो है ये न्यूट्रिशियस जो सॉइल होती है, मुस्तकिल जो है ये समंदर के पानी में शामिल होती रहती है। ठीक है, तो पहला फ़ायदा तो इसका ये हो गया। फिर इसके बाद अगर हम इसके दूसरे फ़ायदे की बात करें तो इसके अंदर आता है कि न्यूट्रिटिव फॉर फिश एंड सी लाइफ। अब जैसे कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद पानी हो जाता है अपनी मट्टी की ग़ज़ाइयत की वजह से, तो ये मछलियों के लिए और जितनी भी समंदरी आबे हयात होती है, उन सब के लिए जो है बहुत सारी ग़ज़ाइयत अपने साथ समेट के लाता है। ठीक है, तो इसके अंदर मछलियाँ हो गई, लॉबस्टर्स हो गए या झींगे हो गए, और हर किस्म की जितनी भी छोटी-बड़ी जितनी भी मछलियाँ होती हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के जो समंदरी जानवर होते हैं, उनके लिए ये जो मट्टी होती है या ये जो पानी होता है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ग़िज़ाइयत भरा जो है मवाद हमें हासिल हो सकता है इन दरिया की मट्टी के ज़रिए। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड इसमें जो चीज़ हम देखते हैं, सूटेबल टू बिल्ड फ़िश फार्म्स। ये जगह जो होती है, मैंने जैसे शुरू में कहा, ये एक बहुत ही शैलो सरफेस होती है, बहुत गहरी नहीं होती, तो ये बहुत ही एक अच्छी जगह बन जाती है फ़िश फार्म्स बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मछलियाँ आती हैं, उनको ग़िज़ाइयत वाली खुराक मिल रही होती है, तो इस जगह पे मछलियाँ आती हैं, तो यहाँ पे जो है इन सरफेसेस के ऊपर, इन जगहों के ऊपर जो है फार्मिंग की जा सकती है। और इसमें फार्मिंग के नतीजे में मुख्तलिफ लॉबस्टर्स भी हासिल हो सकते हैं, झींगे भी हासिल हो सकते हैं और मछलियाँ भी हासिल हो सकती हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि शैलो सीज़ कहाँ पे वाक़ हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्थ सी ग्रैंड बैंक यूएस के अंदर है। 37,000 स्क्वायर माइल के ऊपर ये पूरा फैला हुआ है। फिर इसके बाद इसमें एक और चीज़ जो देखी जाती है
वो होती है अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट एंड ऑक्सीजन फॉर सी लाइफ। समंदरी ज़िंदगी के लिए सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसके ज़रिए जो है इन दोनों चीज़ों की, यानी कि सनलाइट और ऑक्सीजन दोनों काफ़ी अच्छी मिकदार में फ़राहम की जा सकती हैं। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट फैक्टर जो आता है वो होता है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट हम किसी भी जगह के दर्जा हरारत को, मौसम को कह सकते हैं, ठीक है। तो जिन जगहों पे समंदर होता है वो जगह जो है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और इस तरह की जगह जो हैं वो, जो हमारी फ़िशिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, या जिसको आप उर्दू में कह लें कि माहीगीरी की जो सनतें होती हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त करार दी जाती हैं, ठीक है। जो आबो हवा है, इस तरह का जो क्लाइमेट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में जो है हम इसको ईज़िली इस तरह के क्लाइमेट के अंदर जो है हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं फ़िशिंग इंडस्ट्री के लिए, तो सबसे पहले तो हमारे पास शैलो सी बेड होना अगर है तो फिर वो एक आइडियल सिचुएशन है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्लाइमेट होता है। अगर क्लाइमेट हमारा ठंडा है, मेंटेन टेम्परेचर होगा, तो वहाँ पे मछलियाँ भी ज़्यादा मिक़दार में पकड़ी जा सकेंगी। इसके अलावा ऐसी जो इस तरह की आबो-हवा की, इस तरह के क्लाइमेट के एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे जो मछली पैदा होती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, शामिल होता है। और अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट भी अच्छा होता है। तो ये एक अच्छी खुराक, इंसान के लिए एक अच्छी खुराक साबित होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जहाँ पे क्लाइमेट जो है वो ज़रा गर्म होता है, या आबो हवा के हिसाब से अगर हम बात करें, तो वहाँ पे जो है मछली जो पैदा होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयली किस्म की होती है, ठीक है। अब इस तरह की मछली जो पैदावार जो होती है उसको महफूज करना भी मुश्किल होता है। फिर पूरा जो एक्सपोर्ट का प्रोसेस होता है उसको, उससे गुजारना भी जो है इस तरह की आबो हवा की मछली के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से देखा जाता है कि जहाँ कहीं भी बहुत ज़्यादा अगर गर्म क्लाइमेट के ममालिक हैं, या गर्म क्लाइमेट की जगहों पे अगर फ़िशिंग इंडस्ट्री कोई लगाई जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाती। ओके, इसके बाद फिर हमने अगला फैक्टर पढ़ना है टर्बुलेंट वाटर। टर्बुलेंट वाटर की मिसाल इस तरीके से है कि एक ऐसी मिक्सिंग जिसके अंदर किसी भी किस्म का कोई ख़ास पैटर्न फॉलो नहीं किया जा रहा, ठीक है। यानी कि बहुत ही रैंडम पैटर्न के अंदर जब पानी जो है किसी दूसरे पानी के अंदर समंदरी लहरों के ज़रिए किसी भी तरीके से जब मिक्सिंग होती है, तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब मिक्सिंग होती है, ठीक। तो अब इस टर्बुलेंट वाटर के अंदर ये हमारा जो है एक फैक्टर होता है। एक अगर अच्छी फिशिंग इंडस्ट्री लगानी है, ठीक है, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर समझा जाता है। इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स बेसिकली हम ये कह सकते हैं ये पानी के अंदर पाए जाते हैं, और ये एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पौधे की सूरत में जो है पानी में तैरते हुए हमें नज़र आते हैं, ठीक है। और ये समझ लें आप कि ये एक खुराक होती है नबाताती ज़र्रात के ज़रिए जो बनती है, और ये जो चीज़ होती है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर फिशिंग। ओके, इसके बाद फिर होता है ज़ू प्लैंक्टन्स। तो ज़ू प्लैंक्टन को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक किस्म के होते हैं, और ये लार्वा की शक्ल में या एक्वेटिक माइट्स की सूरत में जो है ये पानी के अंदर पाए जाते हैं। और ये इन्हीं खा के, जैसे जानवरों को खा पी के जो है ये फलते फूलते हैं। और इसमें कई किस्म की मछलियाँ जैसे कि हेडॉक है, या हम ब्लू फिश जो होती है, या टोना होती है, ये तमाम चीज़ें, सोल फिश होती है, ये तमाम चीज़ें जो हैं समंदरी जो हमारी आबी हयात होती है वो इसको खा के जो है अपनी खुराक का ज़रिया बनाती हैं। अच्छा, हमने बात की थी टर्बुलेंट वाटर की। तो टर्बुलेंट वाटर जो है उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, ठीक है, और वो स्टेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनको हासिल है। जैसे कि अगर हम बात करें करंट मिंगलिंग की, अब यहाँ पे मैंने टर्म यूज़ करी करंट मिंगलिंग की, ठीक है। तो करंट क्या होता है? करंट अगर आप बेसिकली इसको समझना चाहें तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक मूवमेंट होती है वाटर की, एक जगह से या एक किसी लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये कहलाती है करंट। और इसमें करंट मिंगलिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम मिंगलिंग से मुराद ले रहे हैं मिक्सिंग, ठीक है। यानी कि मुख्तलिफ जो समंदर के अंदर मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ डायरेक्शन से जो पानी दाखिल हो रहा होता है, आ रहा होता है, उन सब की जब मिंगलिंग होती है, उन सब की जब मिक्सिंग होती है, तो वो ये फैक्टर जो है हमारे पास सामने बन के आता है। अब करंट मिंगलिंग से यहाँ पे क्या मुराद ली गई है कि समंदर के कई हिस्सों में हम देखते हैं कि किसी जगह पे गर्म करंट होता है, यानी कि जो पानी की मिक्सिंग हो रही है, जो पानी जिस डायरेक्शन से आ रहा है वो गर्म है, और कहीं कहीं ठंडा होता है पानी, ठीक है।
तो जब ये दोनों करंट जो है आपस में टकराते हैं, तो एक जो माहौल जो बनता है, यानी कि जो हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, वो एक बहुत ही ज़्यादा धुंधला सा एटमॉस्फेयर बनता है, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि फोगी एटमॉस्फेयर बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, ये करंट के ज़रिए जो है ये पॉसिबल हो पाता है। और इसी तरीके से इन करंट्स के ज़रिए जो है, जो बड़े बड़े हम आइसबर्ग्स होते हैं, वो भी जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। तो इससे माहीगीरी जो होती है, उनकी कश्तियों को सफ़र करना और मछलियाँ पकड़ना जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? लेकिन क्योंकि ये एग्ज़िस्ट करता है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट भी नहीं किया जा सकता। अब इसके अंदर कुछ फ़ायदे भी होते हैं करंट मिंगलिंग के, ठीक है? ये तो हमने नुकसान पड़ा ना कि इसकी वजह से बहुत सारी जो माहीगीरी की इंडस्ट्री है, वो थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस का शिकार होती है, लेकिन इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं। अब इस तरह की जो 2 मिंगलिंग होती है या आपस में मिक्सिंग होती है करंट्स की, तो उससे जो मछली की जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, वो भी, यानी कि एक तरफ से जिस तरह का पानी आ रहा है, दूसरी तरफ से दूसरी तरह का पानी आ रहा है, तो इसमें जो मछलियों की जो ग़िज़ाई अज्जा हैं, उनकी मिक़दार जो है वो आपस में मिलती है। और जो चीज़ एक पानी में मौजूद नहीं होती, वो दूसरे पानी के ज़रिए जो है मछलियाँ हासिल कर पाती हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी ग़िज़ाइयत वाला पानी जो है, वो मछलियाँ इस करंट मिंगलिंग की वजह से हासिल कर पाती हैं, जिससे उनकी खुराक जो है वो थोड़ी बेहतर हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें करंट मिंगलिंग की, तो फिर यहाँ पे आपकी बुक के अंदर यहाँ पे 2 जो है 2 स्ट्रीम्स दिए हुए हैं। एक वार्म गल्फ स्ट्रीम है नियर द ग्रैंड बैंक्स, और इसी तरह से एक और इसके अंदर दिया है जापानीज करंट अवे फ्रॉम द कोस्ट लाइन ऑफ जापान। ठीक है, ये जापान के अंदर एक कोस्ट लाइन के ऊपर है, और एक ये ग्रैंड बैंक्स के नाम से गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं मिंगलिंग ऑफ वेरियस केमिकल्स। अब इसमें क्या होता है, जो मिंगलिंग हो रही होती है, इसके ज़रिए बहुत सारी मिक्सिंग होती है फॉस्फेट्स की, नाइट्रेट्स की और कार्बोनेट्स की। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो इन तमाम मिक्सिंग के ज़रिए हासिल कर पाते हैं समंदर के अंदर। ठीक है, और इस तरह से हवा के ज़रिए भी हम ऑक्सीजन हासिल कर रहे होते हैं, सनशाइन हासिल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है फाइटोप्लैंक्टन्स जो है उनकी अफजाइश में इजाफा होता है। और ये क्योंकि ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं मछलियों की खुराक को लेके, तो जब ये इसमें इजाफा होता है, तो फिर मछलियों की खुराक भी बढ़ जाती है और मछलियों की ग्रोथ में भी इजाफा होता है। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दिया गया है अपवेलिंग। अपवेलिंग की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो सी बेड होता है, उसका पानी ऊपर आता है और सतह का पानी समंदर में नीचे चला जाता है। ठीक है, तो इस अब पूरे प्रोसेस को हम अपवेलिंग कहते हैं, जिसमें जो समंदर की तह होती है, उससे मछली की ग़िज़ाई अज्जा सतह पर आ जाता है। यानी कि एक तरह से आप कह लें कि नीचे का पानी ऊपर की तरफ और ऊपर का पानी नीचे की तरफ पूरे सी बेड पे चला जाता है। ठीक है, तो जितनी भी ग़िज़ाइयत वाली खुराक जो हमारी समंदर की तहों में मौजूद थी, वो वापस से समंदर की सतह पर आ जाती है, और इससे जो है फाइटोप्लैंक्टन जो है वो पैदा होते हैं, और फिश की ग्रोथ जो है वो उसमें इजाफा होने लगता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर नेक्स्ट इसके अंदर जो हम फैक्टर की बात करते हैं, वो हम बात करते हैं अनड्यूलेटेड कोस्टल लाइन। ये एक इरेगुलर कोस्टल लाइन होती है, जहाँ पे जो वेव्स होती हैं वो एक किसी ख़ास पैटर्न के अंदर जो है ऊपर या नीचे नहीं आ रही होती है, यानी कि उनका फ्लो जो है, उनकी जो मोशन होता है वो एक ख़ास पैटर्न के अंदर नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी अनड्यूलेटेड कोस्टल लाइन कहलाती है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट एशिया की, तो वहाँ पे हमारी जो कोस्टल लाइन जो पूरी चल रही है, वो इस तरीके से अनड्यूलेटेड है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के माहीगीरी के लिए जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जगह फराहम करती है। और इसलिए ऐसी जो साहिली पट्टियाँ होती हैं या साहिली इलाक़े होते हैं, इनमें माहीगीरी की सनत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है, तरक्की करती है। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट इसके अंदर फैक्टर आता है फ़िश फूड। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मछली की खुराक जो होती है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फाइटोप्लैंक्टन्स पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर छोटी मछलियाँ जैसे हेडॉक हो गई, हैरिंग हो गई, टूना हो गई, ये सारी मछलियाँ जो हैं खा लेती हैं, और जिससे उनका एक तरह से समझें आप एक फूड की जो नीड होती है वो पूरी हो जाती है। न सिर्फ मछलियाँ बल्कि इसके साथ साथ और भी बहुत सी आबी हयात होती हैं जिनका मेन फूड जो है वो यही फाइटोप्लैंक्टन्स पे मुश्तमिल होता है। ओके, इसके बाद फिर होता है नेचर ऑफ लैंड। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ज़मीन किस तरीके की है, क्या नेचर है उसकी, ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है फ़िशिंग इंडस्ट्री के ऊपर भी और फ़िशिंग के ऊपर भी।
तो अगर ज़मीन जो है वो आइडियल है फ़िशिंग के लिए, तो वहाँ पे उसकी हम 2 चीज़ों को देखते हैं कि जिसको हम कह सकें कि आइडियल सिचुएशन है, जिसमें पहली आ जाती है टोपोग्राफी ऑफ लैंड। यानी कि अगर हम बात करें नॉर्वे और न्यू फाउंडलैंड की, तो उसकी ऐसी टोपोग्राफी हुई हुई है जिसमें जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है वो मुमकिन नहीं हो सकती, ठीक है? तो इस वजह से वहाँ पे जब क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन ज़रख़ीज़ नहीं है, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड जो है बहुत ज़्यादा पड़ती है, या आप यूँ कह लें कि वहाँ की सनलाइट का इशू होता है। तो ये तमाम फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है मुमकिन नहीं हो पाती। तो अब वहाँ के लोगों का जो अर्निंग जो है वो किस तरह से होती है, वो इस माहीगीरी की सतत को यानी कि फ़िशिंग इंडस्ट्री को, इसको ही जो है वो सहारा लेते हैं और इसके ज़रिए जो है वो अपने तमाम जो ज़िंदगी है उसको चलाते हैं। फिर दूसरी चीज़ इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ लैंड की, तो दूसरी चीज़ के अंदर आती है नियरनेस ऑफ फॉरेस्ट। तो अगर हम देखें जो कोस्टल लाइंस होती हैं, अगर उनके पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जंगलात मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे कश्तियाँ बनाना या कैनिंग या पैकिंग, ये सारी लकड़ी की फराहमी जो है उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है। फिर इसके बाद बहुत सारे ऐसे नबाताती या पत्ते वगैरह भी मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए जो है फाइटोप्लैंक्टन की शक्ल में मछलियों को खुराक भी मिल रही होती है। और इन चीज़ों की वजह से ही हम ये कह सकते हैं कि जो फिशेज़ हैं उनकी ग्रोथ में भी इजाफा और होता है। ना सिर्फ फिशेज़ बल्कि इसके साथ साथ इसके अंदर तमाम वो आबी हयात आ जाती है जो कि समंदर के अंदर मौजूद होती है, ठीक? तो इसके अंदर नेचर ऑफ लैंड जो है बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। टोपोग्राफी इसके अंदर हम देखते हैं, और दूसरी चीज़ हम देखते हैं नियरनेस ऑफ फॉरेस्ट। टोपोग्राफी अगर आपकी आइडियल हुई हुई है तो वहाँ पे आपके लिए फ़िशिंग करना आसान है, लेकिन अगर कोई जगह इस तरह की है जहाँ पे फ़िशिंग नहीं की जा सकती, तो वहाँ पे अगर फ़िशिंग इंडस्ट्री लगाई जाएगी तो वो ज़ाहिर-सी बात है तरक्की का उसमें कोई चांस नहीं होगा। देखिए इसी तरीके से अगर किसी फॉरेस्ट के करीब जो है कोस्टल लाइन है और टोपोग्राफी भी इस तरह की है, वेदर भी या क्लाइमेट भी जो है वो आइडियल है, तो वहाँ पे अगर हम फ़िशिंग करें तो बहुत ज़्यादा हमें इसमें फ़िशिंग इंडस्ट्री की जो है बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने बात करी फैक्टर्स ऑफ फिशरीज़ के बारे में, जिसके अंदर हमने कुछ फ़िज़िकल फैक्टर्स देखे कि क्या फ़िज़िकल फैक्टर्स हम मद्देनज़र रखते हैं जब भी हम फ़िशिंग इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं या हम फ़िशिंग के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी इंडस्ट्री को स्टार्ट करना होता है। उम्मीद है आज का लेक्चर भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से आपको कोई भी सवाल है आप हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।